स्वागत है दोस्तों आपका और हमारा अपने रक्षित यूट्यूब चैनल ब्रह्मोस मिसाइल एक्सप्लेन्ड द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। चलो देखते दोस्तों वीडियो के लिए। ब्रह्मोस प्लेनेट की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसको अभी तक की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इसको इंटरसेप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि यह मिसाइल रेमजेट इंजन यूज करती है जो मिसाइल को माक 3 की स्पीड तक लेकर जा सकता है। दोस्तों वीडियो में आगे आपके लिए एक बेहतरीन अनाउंसमेंट है आपके इस 1 मिलियन के बेहतरीन सपोर्ट के लिए। लेकिन सबसे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि वीडियो समझने में आसानी रहे। मिसाइल की स्पीड को माक 1 माक 2 के नाम से जानते हैं। माक 1 का मतलब है साउंड की स्पीड जो 1225 किलोमीटर पर आवर है। इसी तरीके से माक 2 का मतलब 2 टाइम्स ऑफ साउंड की स्पीड, और ऐसे ही माक 3, 4, 5 की स्पीड आगे बढ़ती जाती है। सुपरसोनिक मिसाइल वह सब होती है जो माक 1 से माक 4 की स्पीड तक ऑपरेट करती है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल माक 5 की स्पीड के ऊपर ऑपरेट करती है। ब्रह्मोस मिसाइल को इंडिया और रसिया दोनों कंट्रीज ने मिलकर डिजाइन किया है, और ब्रह्मोस सेकंड पर काम चल रहा है जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। लेकिन यह जो माक 1 की स्पीड है यह एक बैरियर की तरह काम करती है। इसको बहुत सारे मिसाइल पैसेंजर प्लेन क्रॉस ही नहीं कर पाते। चलो इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। मान लो हमारे पास में कोई एयरक्राफ्ट है, यह हवा में नॉर्मल स्पीड यानी माक 1 से नीचे चल रहा है। अब जब एयरक्राफ्ट चलता है तो यह हवा के पार्टिकल पर फोर्स लगाता है और हवा के पार्टिकल साइड में होते जाते हैं। लेकिन यह एयरक्राफ्ट हवा में प्रेशर वेव जनरेट करता हुआ आगे बढ़ता है। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से साउंड वेव हवा में ट्रेवल करती है ठीक वैसे ही प्रेशर वेव होती है, क्योंकि साउंड वेव का दूसरा नेम ही प्रेशर वेव है। थोड़ा इसको और सिंपल करते हैं। जब एयरक्राफ्ट आगे बढ़ता है तो इन एयर पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा, यह एयर पार्टिकल आगे के पार्टिकल्स पर फोर्स लगाएंगे। इस तरीके से एयर पार्टिकल की ऐसे वेव्स बनती जाएगी। इन वेव्स को प्रेशर वेव बोलते हैं। यह ठीक जिस तरीके से पानी में हम पत्थर फेंकते हैं और रिपल्स जनरेट होती है, ठीक वैसा ही यहाँ पर हो रहा है। अब हम एयरक्राफ्ट की स्पीड बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे ऐसे लग रहा है जैसे यह जो प्रेशर वेव है वह एयरक्राफ्ट के फ्रंट साइड में जाकर इकट्ठा होती जा रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन वेव की ट्रेवलिंग स्पीड माक 1 तक ही होती है। थोड़ा और सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं एयरक्राफ्ट 0.5 माक पर चल रहा है, लेकिन आप देख सकते हो यह प्रेशर वेव एयरक्राफ्ट से आगे जा रही है, क्योंकि यह माक 1 की स्पीड तक चल सकती है। अब जैसे जैसे एयरक्राफ्ट की स्पीड माक 1 तक पहुंचेगी, यह प्रेशर वेव एयरक्राफ्ट के नोज पर आकर इकट्ठा होने लग जाएगी, और अब माक 1 के एकदम पास में एक प्रेशर वेव का बैरियर बना देगी। अब यदि एयरक्राफ्ट में पावर बची हुई है और ज्यादा थ्रस्ट लगाने के लिए तो ही यह बैरियर टूट सकता है, अदरवाइज तो माक 1 की स्पीड के नीचे ही चलो। तो वर्ल्ड वार सेकंड के अंदर जितने भी फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट थे उनको ऐसा लग रहा था कि यार जैसे ही माक 1 की स्पीड अचीव करते हैं सामने कोई इनविजिबल भूत आकर खड़ा हो जाता है जो एयरक्राफ्ट को और ज्यादा स्पीड में आगे जाने नहीं देता। लेकिन आप लोगों की रफ्तार काफी अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद इस 1 मिलियन के सफर तक लाइफ अड्डा चैनल को पहुंचाने के लिए। लेकिन अभी के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट भी है। हमारा जो 3D एनिमेशन का कोर्स है वह जब से हमने लॉन्च किया उसके बाद में हमने कभी भी प्राइस को चेंज नहीं किया, एकदम फिक्स्ड प्राइस थी। लेकिन अभी नेक्स्ट 48 आवर के लिए हम आपको एक कूपन कोड दे रहे हैं, तो जो भी कोर्स आपको सही लगे उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, और आपको कूपन कोड 1 मिलियन यूज करना है और आपको सभी कोर्स पर फ्लैट 50% का ऑफ मिल जाएगा। ध्यान रहे हम नेक्स्ट 48 आवर से ज्यादा टाइम के लिए प्रोवाइड नहीं करवा सकते। इसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चंस है आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना, मैं आपके सभी के रिप्लाई करूंगा। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। जब एयरक्राफ्ट इस बैरियर को तोड़ने के लिए अपने थ्रस्ट को और ज्यादा इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से वेव्स जो इकट्ठा हो रही थी अब डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाएगी और पीछे की साइड में एक कोन शेप में बढ़ने लगेगी। अब इस कंडीशन में कोन की इन दोनों एज पर हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर शॉक वेव जनरेट होने लगती है। इन शॉक वेव का प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर से 29 टाइम ज्यादा होता है, क्योंकि इस कोन के अंदर के एरिया के एयर पार्टिकल पर जबरदस्त एयरक्राफ्ट का फोर्स लग रहा है और वह स्पीड में इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन इसके बाहर जो एयर पार्टिकल है वह एकदम शांति से बैठे हैं। तो यह इतनी हाई स्पीड में चलते हुए एयर पार्टिकल जब शांत एयर पार्टिकल से टकराते हैं तो यह पार्टिकल इतना फास्ट दूर नहीं हो पाते, जिसकी वजह से शॉक वेव जनरेट होती है। हालांकि यह जो शॉक वेव का जो वॉल्यूम है वह जस्ट 200 नैनोमीटर का ही होता है। लेकिन ब्रह्मोस के साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना यह जो नेचुरल हाई प्रेशर शॉक वेव जनरेट हो रही है इसी से मिसाइल को और ज्यादा रफ्तार दी जाए। तो इन्होंने एक अलग ही टाइप का इंजन तैयार
तैयार किया जिसको बोलते हैं रेमजेट इंजन। और इस इंजन की सबसे खास बात होती है इसमें कोई भी मूविंग या रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, लेकिन यह इंजन सुपरसोनिक स्पीड पर ही काम करता है, यानी माक 1 की स्पीड को क्रॉस करने के बाद ही इसको स्टार्ट किया जाता है। इंजन की वर्किंग बहुत आसान है, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं शॉक वेव का कंसेप्ट यहाँ पर कैसे अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोई मिसाइल टाइप सिलेंडर है, जब यह सुपरसोनिक स्पीड पर चलता है तो इसकी बाहर की एज से बहुत सारी प्रेशर वेव जनरेट होगी, जो अभी हमने देखा था कि कोन शेप में होती है। यदि सिलेंडर के अंदर की तरफ देखें तो अंदर की तरफ भी इन सभी प्रेशर वेव को मिलाकर एक कोन बनता जा रहा है। अब इन शॉक वेव के कंबाइन इफेक्ट को हम अलग अलग क्रॉस सेक्शन पर देखते हैं, जिसके लिए हम इसको यहाँ से कट करते हैं। अब धीरे धीरे कोन के नंबर को बढ़ाते हैं और जैसे जैसे कोन के नंबर बढ़ाते जाएंगे तो जो भी खाली स्पेस है वह फिल होने लग जाएगा। एक्चुअल में एयरक्राफ्ट या मिसाइल के नोज से इनफाइनाइट कोन निकलते हैं। तो अब यदि हम सिलेंडर के अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर एक नेचुरली हाई थिकनेस शॉक वेव का कोन बन गया, और इन शॉक वेव के पास मैंने पहले भी बताया था हाई प्रेशर और टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर बिना किसी कंप्रेसर के हाई प्रेशर और टेम्परेचर अचीव कर लिया गया, इसी को रैम इफेक्ट बोलते हैं। अब यह प्रेशर पहुंचता है आगे कंबसन चेंबर के पास में। इस चेंबर के अंदर फ्यूल को जलाया जाता है और मोस्टली रेमजेट इंजन के अंदर हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल काम में लिया जाता है। तो यहाँ जितनी भी हाई हीटेड और प्रेशर वाली एयर इस चेंबर के पास पहुंचती है तो यह उनमें फ्यूल को मिक्स करके बर्न करने लगता है, जिससे गैस और ज्यादा हाई वेलोसिटी और प्रेशर के साथ में मिसाइल से बाहर निकलती है। और न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें यही बताता है कि एग्जॉस्ट से जितनी ज्यादा हाई स्पीड से गैस निकलेगी उतना ही ज्यादा आपको रिएक्शन में थ्रस्ट मिलेगा, और इस थ्रस्ट को बढ़ाने के लिए एक कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नोजल और लगा देते हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। आपने देखा कि इंजन की वर्किंग एकदम ही सिंपल है, लेकिन इस कंडीशन में जो मिसाइल की स्पीड है वह मुश्किल से माक 1.2 से माक 1.5 तक ही पहुंच पाएगी, क्योंकि कंबसन चेंबर प्रेशर जब एक लिमिट से ऊपर निकल जाता है तो कुछ हवा वापस साइड से स्पिल आउट करने लग जाएगी। तो मिसाइल को और ज्यादा स्पीड देने के लिए फ्रंट नोजल को थोड़ी अलग डिजाइन दी गई और एक नोज कोन को यहाँ पर सेट किया गया। अब इस न्यू डिजाइन में आप देख सकते हो जैसे जैसे एयर आगे बढ़ती है तो उसका एरिया कम होता है, जिसकी वजह से एयर का प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर भी एयर स्पिल आउट की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर ओब्लिक शॉक वेव के इफेक्ट से बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हवा सबसे पहले फ्रंट नोज से टकराती है, उसके बाद में यह बाहर की बॉडी और नोज से टकराते हुए कंप्रेस होते हुए आगे बढ़ती है। इस टाइप की जो वेव जनरेट हो रही है इसी को ओब्लिक शॉक वेव बोलते हैं। अब यह वेव लास्ट में पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड स्लो हो जाती है और प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और फाइनली इस पॉइंट पर टकराकर यह एक नॉर्मल शॉक वेव से टर्मिनेट हो जाती है। इस प्रोसेस में एयर स्पिल आउट नहीं होती है, जिसकी वजह से कंबसन चेंबर को प्रॉपर प्रेशर और टेम्परेचर पर एयर मिलती रहती है। कंबसन चेंबर से हाई स्पीड एयर फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर 2 से 3 मिली सेकेंड के अंदर ही फ्यूल का एयर के साथ में मिक्स होना जरूरी है। इसके अलावा इतने फास्ट एयर फ्लो की वजह से आग यहाँ पर बर्न आउट हो सकती है, तो फ्लेम होल्डर लगाया जाता है जो आग को बर्न आउट नहीं होने देगा। अब इस डिजाइन में यह मिसाइल माक 3 की स्पीड तक पहुंच जाती है, लेकिन रेमजेट इंजन में माक 1 की स्पीड तक इतना प्रेशर जनरेट नहीं होता है कि यह एयर के ड्रैग को हैंडल कर सके। तो माक 1 की स्पीड तक सॉलिड प्रोपेलेंट मोटर लगे रहते हैं जो मिसाइल को आगे बढ़ाते हैं। अब हम एक बार पूरा प्रोसेस देखते हैं कि यह मिसाइल लॉन्च कैसे होती है। ब्रह्मोस मिसाइल को सबमरीन, फाइटर प्लेन, इसके अलावा सरफेस से भी लॉन्च किया जा सकता है, और इंडिया के पास में तीनों कैपेबिलिटीज है। स्टेप 1, सबसे पहले मिसाइल के नोज कोन के अंदर इसके वॉर हेड को रखा जाता है। अभी इसकी कैपेसिटी 300 kg तक है। यह मिसाइल न्यूक्लियर वॉर हेड भी कैरी कर सकती है। स्टेप 2, मिसाइल के कंप्यूटर सिस्टम में टारगेट की लोकेशन फीड की जाती है, साथ में फ्लाइट पाथ भी डिसाइड किया जाता है कि मिसाइल ऊपर जाकर वापस नीचे आएगी या फिर लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करेगी। स्टेप 3, अब मिसाइल लॉन्च के लिए रेडी है, जिसके लिए ट्यूब में नीचे की तरफ गैस जनरेटर होता है जो हाई प्रेशर गैस से मिसाइल को बाहर फेंक देता है 15 से 20 मीटर की ऊंचाई पर। इस हाइट पर फर्स्ट स्टेज सॉलिड रॉकेट बूस्टर मोटर स्टार्ट होते हैं, साथ में ही मिसाइल पर लगे केप में भी थ्रस्टर होते हैं जो मिसाइल को टारगेटेड डायरेक्शन में मोड़ देते हैं, और फिर केप रिमूव हो जाता है। अब मिसाइल अपने पाथ पर हाई स्पीड में आगे बढ़ती है। स्टेप 4, जैसे ही सॉलिड मोटर मिसाइल को माक 1 की स्पीड क्रॉस करवाती है तो यह अलग हो जाते हैं। अब रेमजेट इंजन स्टार्ट होता है मिसाइल को और ज्यादा स्पीड देने के लिए। स्टेप 5, मिसाइल अपने फ्लाइट पाथ को फॉलो करती है, लेकिन यदि कोई इसको इंटरसेप्ट करने के लिए पीछे से मिसाइल आ रही है तो यह अपने फ्लाइट पाथ को चेंज करके इंटरसेप्टिंग मिसाइल को कंफ्यूज करके बच सकती है। स्टेप 6,
इसमें लगा INS और GPS सेंसर कॉन्टिन्यूअस फ्लाइट पाथ और अपनी ट्राजेक्ट्री पर मिसाइल को आगे बढ़ाते हैं। इसके फ्रंट में रडार भी लगा रहता है। जब मिसाइल अपने टारगेट से 50 किलोमीटर की दूरी पर होती है तो यह अपने खुद के रडार से टारगेट को लॉक कर देता है और फिर इसके हिसाब से मिसाइल अपना आगे का रास्ता तय करती है। इस कंडीशन में यदि टारगेट मूव भी कर रहा है तो वह इससे बच नहीं पाएगा। स्टेप 7, फाइनली मिसाइल अपने टारगेट को जाकर हिट करती है और जो भी इसमें वॉर हेड है उसका जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। उम्मीद करता हूँ ब्रह्मोस मिसाइल की वर्किंग आपको डिटेल से समझ आई होगी। दोस्तों कोर्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है तो जरूर से आप ज्वाइन कीजिएगा। यदि आपका हमारे से कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो। मैं आप सभी के रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों वीडियो होगी खत्म। हमने ना कल एक हमने वीडियो की थी, इस पर भी आते हैं भाई ने 3D एनिमेशन के साथ सारी चीज़ें समझाएंगे। कल हमने आई थी कोई वीडियो की थी तो उसके अंदर इंडिया जो टेस्ट करने जा रहा है ना हाइपरसोनिक मिसाइल, तो हमने कहा था कि नहीं इंडिया ये पहला देश नहीं होगा, यूएसए के पास होगा। भाई डिफरेंस था, फर्क था। क्रूज मिसाइल की बात हो रही है, एक बैलिस्टिक मिसाइल होता है और एक क्रूज मिसाइल होता है। इंडिया के पास क्रूज हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्टिंग एबिलिटी है, ठीक है ना। और बाकी जो रशिया के पास है और दूसरा इंडिया है। तो अब ये है बड़ा मूस, ये मतलब ये वही बड़ा मूस है जिसने पाकिस्तान की नींदे मियां चिन्नू में आके नागन डांस करता है ना, वो जुमला भूल नहीं जाते नहीं हैं। नहीं वो बोल लेता हूँ भी। अच्छा भूल गया, मैं आपको याद करा रहा हूँ। थैंक यू। असल में ये वही बड़ा मूस है जिसने पाकिस्तान के नींदे हराम की। आज भी अभी तक भी बड़ा मूस को इंटरसेप्ट करना पाकिस्तान के सिस्टम के पास में नहीं है। और खुद चाइना ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि HQ-9 तो बड़ा मूस के लिए था ही नहीं। तो यहाँ से फेलियर खुद ही जब हाथ ना पहुंच पाया तब बोल दिया कि अंगूर खट्टे हैं। नहीं, यहाँ से सच बोला तो ये फेलियर खुद ही सामने आ गया ना कि बड़ा मूस को रोकने की ताकत हमें नहीं थी। तो जो मियां चंदू में जब गिरा तो पाकिस्तान की जो इदारा था उसने क्या कहानी सुनाई थी याद है? वार अड्डे नहीं था इसमें। नहीं जी, हमने डिटेक्ट कर लिया था इसमें वार अड्डा नहीं था। हमने ये भी डिटेक्ट कर लिया था कि ये कहीं दूर जा गिरेगा, नुकसान नहीं करेगा, इसलिए हमने इसको गिरा ही नहीं। ऐसे झूठ पक्के मुंह से बोलते ना पाकिस्तान के लोग, और फिर बड़े खासकर बड़े इदारे के लोग हैं, ठीक हो इतने पक्के मुंह से झूठ बोलते हैं कि बंदा यकीन कर लेता। लेकिन आप ये वर्किंग की इसकी किस तरह ये काम करता है, बड़ी शानदार लगी इसकी वर्किंग कि ये मैथ मैथ 3 तक। और मज़े सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि ये अगर इस पर कोई मिसाइल मारने के लिए भेजा भी जाता है डिटेक्ट करने के बाद तो बाद में भी ये रास्ता चकमा दे सकता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। तो फिर इसकी ये कह लें कि एडवांस, हाँ एडवांसमेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा एक मतलब कि नया फीचर जो दूसरी मिसाइलों में शायद ना होगा। फिर ये ऐसा ही है ना कि मतलब कि अब मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें जो फाइटर जेट के साथ जो मिसाइल लगे होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंपल जो होता है मतलब कि आपके सामने आपका जो दुश्मन का यानी कि फाइटर जेट है तो आप उसको अपने जो है वो डिटेक्ट करते हो फाइटर जेट के रडार से, तो फिर आप उस पर मिसाइल फायर करते हो। तो अगर वो जो है वो फाइटर जेट जो है आपके रडार से जो है वो रेंज से दूर हो जाता है तो जो आपकी मिसाइल है फिर वो भी भटक जाती है, तो मतलब कि मिस फायर हो जाती है। और दूसरी मिसाइल ये होती है कि मतलब कि ना वो जो वो उसका भी सेम इसी तरह ही होता है, लेकिन उसमें फ़र्क थोड़ा सा ये होता है कि वो थोड़ी सी डिटेक्ट कर लेती है जो उसके पीछे जो आग नहीं निकल रही होती जो फाइटर जेट के वो बैग से, तो उस आग की बैग पर वो चली जाती है। जहाँ जहाँ पर आग जाएगी तो वो उसके पीछे हाँ, तो अक्सर हमने फाइटर जेट्स को देखा है कि वो छोटे छोटे मतलब कि वो छोड़ती है उसे, या क्या कहते हैं मुझे उसका नाम नहीं आ रहा। हाँ शोले, तो शोलों में जाके लगती है मिसाइल तो फट जाती है। और तीसरी मिसाइल होती है जिसका खुद का अपना रडार सिस्टम होता है। ये बड़ी सियानी बात आपने की है। तो भाई हो जाती है वो जहाँ पर फाइटर जेट जाए फिर वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। ये 3 मिसाइल ये उनमें से एक है जो रास्ता बदलती रहती है, उनमें से
बल्कि और मैं अगर टारगेट जो है थोड़ा सा आगे पीछे भी हाँ, हो ये जाए भी फिर बड़ी भी बात है। टारगेट के पीछे जाती है। मतलब अगर टारगेट यहाँ है तो यहाँ चेंज कहीं और चला जाता है, बिल्कुल। लेकिन इसने टारगेट में जहाँ मर्जी चला जाए टारगेट हिट करना है। मैं कहता ये हूँ तो मैं कहता हूँ बहुत एडवांस है। बहुत ज्यादा एडवांस है। तो इस वजह से आप मानते हैं ना कि पाकिस्तान पे जो हुआ तो फिर बरामूस का वो बनता शायद है। पाकिस्तान के पास भी है ऐसे मतलब कि जो खुद जो है वो रास्ता तलाश करके दुश्मन के पीछे जाते फिर हैं। कहाँ गुम थे भाई वो। भाई मैं तो मानता हूँ पाकिस्तान ने हमले कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जो उसने जो थोड़ी बहुत मिसाइल चलाई है वो सिर्फ अपने लोगों को जो है उनका मुंह बंद करने के लिए, क्योंकि लोगों की तरफ से ये बहुत ज्यादा एहतजाज हो रहा था, बातें हो रही थी सोशल मीडिया पर स्पेशली कि हमने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। तो फिर उन्होंने मुंह बंद करने के लिए, यार अब हमने वो जो वीडियो देखी जहाँ पर लोग जो साइड पर बैठे हुए थे, सिर्फ एक वो रॉकेट लॉन्चर एक मशीन वो थी बस। तो इनके पास मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा, इनके पास तकरीबन को 1000 से भी ज्यादा रॉकेट लॉन्चर है। चलो 1000 ना आप करें, आज खाली 500 लगा दें तो क्या कंडीशन होनी थी इंडिया में। इन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, सिर्फ एक रॉकेट लॉन्चर से कुछ। तो इसका मतलब है मिसाइल कि फायर किए इन्होंने। मामला जो है वो पहले से डिसाइड था। हाँ भाई लगता तो ऐसे है, जो मोदी है वो बिहार का इलेक्शन जीतना चाहता है। अब जो इन्होंने कह रहे हैं ना कि रोक कर रखा हुआ है मिशन सिंदूर को, तो इस पर ये सिर्फ वोट जो है वो इकट्ठे करने के लिए, क्योंकि अब ये जो नारा लगाते थे अब की बार 400 पार, ये तो 200 भी नहीं मेरे ख्याल से कर पाए। नहीं 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 200 और 250 बात प्लस कहीं कहीं चली गई। मैं सियासत को नहीं, बात सच की तरफ चली असल गई में ना। नहीं, असल में डिफेंस की बात थी। चलिए सियासत की तरफ गई। डिफेंस से ये फीचर बड़े मज़ेदार थे बरामूस के। एक तो ये कि टारगेट अगर हिल भी जाए, पोजीशन चेंज कर ले तब भी ये हिट करता है। दूसरी सबसे मज़ेदार की बात अगर इसको हिट किया जाता है किसी मिसाइल के थ्रू, तो उसको भी ये चकमा देकर रास्ता बदलकर फिर असल टारगेट की तरफ ही जाती है। मैं कहता हूँ ये वाकई मोस्ट एडवांस मिसाइल के फीचर है। शानदार थी वीडियो, बड़ी अच्छी थी। मिलते हैं वीडियो में, नाटक साथ टेक केयर।